हम बांग्लादेश के ऊपर कोई भी मिलिट्री एक्शन लेंगे तो सबसे पहला सवाल यही उठाया जाएगा कि वहां पर भारत ने एक मुस्लिम कंट्री को निशाना बनाया, मुसलमानों को निशाना बनाया, चूंकि केंद्र में मोदी की सत्ता है, मोदी सरकार राज कर रही है वहां पर। ये नैरेटिव सिर्फ बांग्लादेश में नहीं सर, ये इंटरनेशनल एजेंडा बनाया जाएगा इसको सर। फिर ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हैशटैग ट्रेंड करेगा सर, अभी बता दूं आपको। सर मैं आपको ये भी बता देता हूं, इफ दिस इज डन इन अकॉर्डेंस विद यूएन रेजोल्यूशन 2005 की, जो रुवांडन जेनोसाइड के बाद वो 1994, मैं वहीं था सर। 100 दिन के अंदर 10 लाख रुवांडन्स को, जो टुट्सी से 15% माइनॉरिटी, हुटू से 85%, मेरे सामने कत्ल हुए सर। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? It's not a pleasant sight to see a head being separated from a body with a machete. Machete आप समझते हैं, जैसे घास काटते हैं आप लोग? 1 लाख machete आए थे चाइना से, और it's not a pleasant sight, sir. Believe me, जो UN फोर्स का जो हेड था Canadian, he went mad. He had to be hospitalized in a sanatorium. वो देखकर कुछ कर नहीं पाया था. So, sir, my feeling is if we have to go in, we will go in accordance with the UN Charter. I don't know if we will. I hope we don't have to. The other two pressures, that bilateral economic pressure and multilateral, अगर ये अपना कुछ रंग लाते हैं तो होपफुली 2005 की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट रेजोल्यूशन पे हमें अमल नहीं करना पड़ेगा। We don't want to do it, sir, and I hope it doesn't. ठीक है, विजय जी के पास आ रहा हूं। विजय जी, क्या होगा इस पूरे रीजन की अगर बात करें, अगर बांग्लादेश में आर्मी, सपोज दैट कि हम 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद ऐसा कोई सिचुएशन देखते हैं, तो क्या ये फ्रूटफुल सिचुएशन होगा भारत के लिए, भारत के पक्ष में? देखिए, आपके पास कोई यहां सस्पेंस खेलने का इश्यू नहीं है। दुनिया देख रही है वहां क्या हो रहा है। आपको सीधा सीधा बांग्लादेश को 3 दिन का टाइम देना चाहिए कि 3 दिन में ये जेनोसाइड रोकिए। अगर आपसे नहीं रुकेगा, इन 3 days वी आर मोबिलाइजिंग आवर फोर्सेस टू प्रोटेक्ट हिंदूज इन बांग्लादेश। देन यू आर अकाउंटेबल, नॉट अस। व्हाई कांट यू बी स्ट्रेट? Why you are playing hide and seek game? किसकी परवाह कर रहे हो आप? 3 दिन में अगर इंडियन गवर्नमेंट ने फोर्सेस मोबिलाइज करी तो OIC वहां पहुंच जाएगा कि बंद करो ये कचरा, अगर तुम्हें बचना है तो। अपने आप पूरी दुनिया हिलने लगेगी कि भैया ये क्या होने वाला है यहां पे। तो ये कहने से नहीं होता, यू हैव टू शो। अगर आपके हाथ में डंडा होता है ना, पुलिस वाला डंडा लेके क्यों चलता है? ताकि लोग लाइन से खड़े हो। आपको डंडा हाथ में लेना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, ये फालतू टाइम वेस्ट एक्टिविटीज हैं, इससे कुछ नहीं होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप सीधा सा वार्निंग दे दो, 72 आवर्स, स्टॉप जेनोसाइड एल्स वी विल मूव इन। देखिए, अगले 24 घंटे में 10,000 फोन पहुंच जाएंगे बांग्लादेश में कि ये गंदगी बंद करो, नहीं मरोगे तुम, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको डिसीजन लेना आना चाहिए। जब आपको डिसीजन लेना है तब आप कह रहे हो कि मैं सोच रहा हूं, देन यू आर नॉट ए लीडर। इस बात को समझिए आप। तो जहां आपको अपना दम दिखाना है वहां नहीं दिखाओगे और बैठ के सेमिनार कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहोगे। ये सिर्फ अपने आप को इंटेलेक्चुअल और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम साले कुछ बहुत करने वाले हैं। कुछ नहीं होगा आपसे। एक बार आप खड़े हो गए, सब दुनिया लाइन पे आ जाएगी। आप में दम है खड़े होने का। मैं भारत की लीडरशिप को बोल रहा हूं। नहीं तो फिर ये आपके पड़ोस में रहने वाले लोग बोलेंगे इंडिया वॉर मॉन्गरिंग करता है। अरे होने दो। तुम क्यों नहीं रुकवाया तुमने हिंदू का जेनोसाइड? वहां जाके बात करो, मेरे से दिमाग मत खराब करो। यू शुड बी स्ट्रेट एंड क्लियर। आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस नॉनसेंस। तुम कुछ भी हो, तुम्हें नहीं ट्रेड करना, मत करो। अरे हिंदुस्तान बहुत बड़ा बाजार है, कोई नहीं छोड़ सकता। आपको अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए। 144 करोड़ का बाजार दुनिया में किसी के पास नहीं है। ना अमेरिका तुम्हें छोड़ेगा, ना यूरोप। आज उनकी हालत खराब है। वो क्यों FTA साइन करना चाह रहे हैं तुम्हारे से? ट्रंप सुन रहा है किसी की? वो कह रहा है बाहर में जाए WTO, मैं लगाऊंगा 100% ड्यूटी चाइना पे। है किसी में दम जो बोले कि साहब आप WTO को वायलेशन कर रहे हो? आई डोंट केयर WTO। क्या दम उखाड़ लिया आपने? देखिए, लीडरशिप का मतलब होता है हैव क्लैरिटी विच इज एक्शन ओरिएंटेड। ये डिप्लोमेसी बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सिर्फ आप अपनी कमजोरी दिखा रहे हो। अगर आप में दम है, लोग आपकी सुनेंगे, आपके साथ डाइनिंग टेबल पे भी बैठेंगे, डिस्कशन टेबल पे भी बैठेंगे, क्योंकि आप में दम है। अदरवाइज कोई नहीं पूछता आपको। आज भारत की स्थिति
इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। तपस कुमार नाहा, सलाहकार इस्कॉन बांग्लादेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबीर नंदीदास, वकील बांग्लादेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एसके दत्ता, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक वोरा, पूर्व राजनयिक, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। और विजय सरदाना, अर्थशास्त्री, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले एसके दत्ता से शुरू करेंगे। दत्ता साहब, इस मर्ज की क्या दवा की जाए, जिस मर्ज को हम जानते थे कि ये एक ना एक दिन सामने आना है? नमस्ते सर, क्या दवा करें इस मर्ज का? विवेक, सबसे पहले अपनी बात ही रखता हूँ जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव बोल के। ये केवल आज की व्यथा नहीं है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, ये 1947 से शुरुआत हुआ है इस व्यथा का, इस वेदना का, और लगातार सिलसिलेवार तरीका से बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम मचाया गया है, हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। इस रक्त रंजित इतिहास में आवामी लीग भी लिप्त है, खालिदा जिया के बीएनपी भी लिप्त है, तमाम जितने सारे मिलिट्री शासक रहे हैं वो भी इस पे लिप्त है। और मौजूदा जो यूनुस सरकार है वो तो इतना गैर गुजरा, नालायक, एक नाजायज सरकार है। मोहम्मद यूनुस पूरे मानवता के लिए कलंक है। उससे बड़ा सांप्रदायिक व्यक्ति दुनिया में शायद दूसरा कोई पैदा नहीं। शेख हसीना ने बिल्कुल सही कहा है कि वो संयोजित प्रायोजित वो में कहीं ना कहीं पे कत्लेआम मचा रहा है और हिंदुओं का मास नरसंहार कर रहा है। और मोहम्मद यूनुस इस षड्यंत्र में लिप्त है शुरुआत से लेके आज तक। बात यहाँ पे आती है कि भारत कब तक मुक्त दर्शक बन के रहेगी। हमारे देश के तिरंगा को उस देश में रौंदा जाता है, अपमानित किया जाता है, सैकड़ों हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार लगातार हो रहा है, बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, हिंदू घरों पे आगजनी की जा रही है, मोहल्ले से मोहल्ले एक तरह से तबाह कर दिया जाता है। लेटेस्ट जो है वो कल का घटना है सुनामगंज का, जो सिलेट उपजिला पे है। वहां पे जिस हिसाब से लगभग 200 हिंदू घरों को जला दिया गया, रक्त में तब्दील कर दिया गया, क्या भारत मुख्य दर्शक होके रह सकती है? मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से अपील है कि भारत आप हस्तक्षेप करे। समय आ गया है, बांग्लादेश का 3 टुकड़ा होना बहुत आवश्यक है। एक टुकड़ा जिसपे रंगपुर, दिनाजपुर, जौशहर, खुलना, राजशाही जो पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा वो सिलेट, सुनामगंज, हबीगंज और चिटागंग, त्रिपुरा को जोड़ के दूसरा हिस्सा तैयार किया जाए। ये लोग कहते हैं कि बंगालिस्तान तैयार करेंगे। ये जितने सारे मौलवादी है, इनकी इस तरह की सोच, घिनौनी सोच है कि चिकन नेक को काट के रौंद के रख देंगे, पूर्वोत्तर को रौंद देंगे। मैं कहता हूं कि ये चिकन नेक है ना, इस चिकन नेक को अब विस्तार करके एलिफेंट नेक बनाया जाए और भारत की सेना को केवल 10 मिनट लगेगा। मोहम्मद यूनुस, चेतावनी देता हूं, रौंद के कुचल देंगे 10 मिनट के अंदर। तुम्हारे देश का 10 टुकड़ा 10 मिनट में हो जाएगा। आग के साथ खेलने की कोशिश मत करो। मेरा गुजारिश है संयुक्त राष्ट्र से कि तत्काल हस्तक्षेप करे इस मामले पे। हिंदुओं का जान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि रावा पे और फिलिस्तीन पे जो लोग मारे जा रहे, उनका जान अगर महत्वपूर्ण है, अगर इंपॉर्टेंट है, या फिर यूक्रेन और रशिया युद्ध में जो लोग मारे जा रहे उनके जान अगर इंपॉर्टेंट है, तो बांग्लादेश के हिंदुओं का जान भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आप बातों से बात नहीं बनेगी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अब सीधा समय आ गया है कि तलवार का जवाब तलवार से दिया जाए। और देवी पुराण की एक श्लोक से अपनी बात को फिलहाल खत्म करता हूं। दुर्गा पुराण में, देवी पुराण में एक श्लोक है जहां पे कहा गया है, सहस्र शस्त्र हरे देवी नारायणी नमस्तुते, शरणागत दीनार्थ परित्राया परायणी, सहस्र शस्त्र हरे देवी नारायणी नमस्तुते। यानी कि समय अगर उचित हो और समय की अगर आवश्यकता हो, जिस देवी के हाथ पे शस्त्र होता है, किताब होता है, उसी देवी के हाथ पे शस्त्र भी होता है।
हजारों भुजाओं जी। में हजारों शस्त्र है। माँ दुर्गा आपने की बड़ी इंपॉर्टेंट बात चेतावनी कही। है मोहम्मद यूनुस इसमें साहब को। दीपक वोरा जी का रिएक्शन लूं, लेकिन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि चिकन नेक को एलिफेंट नेक बनाने का वक्त आ चुका है। लेकिन इससे पहले मैं सरदाना जी के पास जा रहा हूं। सरदाना जी, एक तो बांग्लादेश की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि पाकिस्तान से थोड़ी बेहतर तो है। 103 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज है बांग्लादेश के ऊपर। दूसरी बात यह कि बांग्लादेश के जो हालात हैं और जो तस्वीर बनी है, वहां पर ना तो कोई इन्वेस्टर जाएगा, ना कोई इन्वेस्ट करेगा, और जो इमेज आज की तारीख में बन रही है उससे लग रहा है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर है। सबसे पहले आपको, सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, आप किससे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? आपने देखा अफगानिस्तान, वहां पे क्या हाल है? आपने देखा सीरिया, वहां क्या हाल है? आपने देखा इराक, वहां क्या हाल है? आपने देखा पैलेस्टाइन, वहां क्या हाल है? लेबनान, वहां क्या हाल है? तो आप जो बात कर रहे हो उससे बांग्लादेश का कोई लेना देना नहीं है। बांग्लादेश को इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं। आप उस समाज की बात कर रहे हो जहां पे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। किस मुस्लिम राज्य में या देश में डेमोक्रेसी पनपी है, बताइए आप? पूरे मुस्लिम समाज में डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यह सिर्फ हिंदुस्तान है जिसने 100 साल तक मुसलमानों को सिखाया कि डेमोक्रेसी क्या होती है। बाकी किस देश में डेमोक्रेसी है? किसकी बात कर रहे हो आप? तो आप ये इकोनॉमी भूलिए, रियलिटी को समझिए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भूखे भी रह लेंगे। अफगानिस्तान का हाल आपके सामने है। मुसलमानों में दो ही चीजें होती हैं, हुकूमत या खिलाफत। वो नहीं चाहेंगे कि कोई उनके ऊपर राज करे, और उनका एजेंडा बहुत क्लियर है। जितने वो हिंदुओं को हटाएंगे, उनकी जमीनों पे कब्जा करेंगे, घरों पे कब्जा करेंगे, वहां जैसे भी हो, गरीबी हो, जैसे भी हो, वो लूट मार करके अपना गुजारा कर लेंगे। ये कबायली मानसिकता के लोग हैं। इनको आप इंटेलेक्चुअल इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए, किस मुस्लिम राज्य में इंटेलेक्चुअलिज्म की बात होती है? किस जगह पे इकोनॉमी की बात होती है? ये कबायली मानसिकता है। सिर्फ सत्ता हड़पना, लूटना, अपने आप को बचा के रखना, ये एक सोच है, ये मानसिकता है। तो आप ज्यादा उम्मीदें ना करें। बांग्लादेश का हाल वही होना चाहिए जो सूडान का हुआ, जहां क्रिश्चियन और मुस्लिम सामने हुए। वेस्टर्न वर्ल्ड ने उन देशों को स्प्लिट करके दो बना दिया, एक मुस्लिम रखे, एक क्रिश्चियन रखे। क्या भारत सरकार में दम है? आप यूएन के भरोसे कुछ नहीं कर सकते। इजराइल ने आपको बता दिया कि अगर आप में दम है, आप अपनी जगह बनाइए। रशिया ने आपको बता दिया कि अगर आप में दम है, आपको अपना काम करना होगा। ये यूएन जैसे क्लब सिर्फ टाइम पास के लिए है, सेमिनार के लिए है, इंटेलेक्चुअल लोगों के टूरिज्म के लिए है। वह होता कुछ नहीं है। मैंने बहुत मीटिंग अटेंड करी है। वो सिर्फ आपको वहां पे नाम लिख देंगे, आपको आने जाने का फॉरेन ट्रिप मिल जाता है, आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहला देते हैं, आउटपुट जीरो होता है। तो ज्यादा उम्मीदें ना करें। अगर आप में दम है, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू बहुल एरिया है, आप सीधी वार्निंग दे दीजिए, या तो आप बचाइए, नहीं हम अपनी फौजें बेच रहे हैं हिंदुओं को बचाने के लिए, दम है तो रोक ले। मोदी जी क्या एक स्टेटमेंट ये दे सकते हैं? सारी चीजें लाइन अप हो जाएंगी। यू हैव टू स्प्लिट बांग्लादेश, और कोई ऑप्शन नहीं है आपका। अगर आप ये उम्मीद करते हुए ये जंगलीपना रुक जाएगा, आपको उम्मीद है, मुझे नहीं है। मुझे लगता है आपने अपने शब्दों से और अपनी बातों से जो धुंध है लोगों के दिमाग में यूएन वाला, उसको बहुत हद तक क्लियर कर दिया है। और ये इस पर चर्चा बहुत हो रही है वैसे सोशल मीडिया पर, विजय जी, कि बांग्लादेश को स्प्लिट करके कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, जहां पर सिर्फ हिंदू रहें और बाकी एरिया में बांग्लादेश के लोग रहें, बांग्लादेश का पॉपुलेशन है। चर्चा का विषय नहीं होता है दोस्त, ये चर्चा की चीजें नहीं होती है। आपको करना होता है। जब यूक्रेन को तोड़ना था, रशिया ने किया। इजराइल को जब अपना हिस्सा चाहिए था, उन्होंने लिया। नहीं तो क्या भारत करेगा? उन्होंने लिया, क्योंकि सर आज दम है जी सर, बात है। भारत की सर हमारी विल है या नहीं, ये बात ठीक है, विल की बात है, लेकिन सर हमारी पॉलिसी कभी नहीं रही सर कि हम कभी बढ़ के बदल जाती है। बढ़ के किसी को अटैक करें।
जब आपने गलत पॉलिसी बनाई उसको सुधार लो ना। ये मूर्खों जैसी पॉलिसी क्यों बनाई आपने? भगवान ने पॉलिसी बना के नहीं भेजी थी, किसी नेता ने बनाई थी जिसकी अकल कम थी। अगर हमारे पास अकल है हम पॉलिसी बदल सकते हैं। पॉलिसी कोई भगवान की दी हुई चीज नहीं है, परिस्थितियों के हिसाब से पॉलिसियां बदल जाती हैं। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस सीधी सी बात है। ठीक है सर, मैं तपस कुमार नाहा के पास जा रहा हूं जो बांग्लादेश से हमारे पास जुड़े हैं, और उसके बाद सुबीर नंदीदास के पास जाएंगे। तपस, क्या बांग्लादेश के हिंदू भी चाहते हैं कि वहां पर स्प्लिट होना चाहिए, बांग्लादेश का विभाजन होना चाहिए, उनको एक हिस्सा मिलना चाहिए? नाम तापस कुमार नाहा है, मेरा डिस्ट्रिक्ट है कुमिल्ला, एडजेसेंट टू ढाका। हाउएवर मैं नहीं चाहता हूँ बांग्लादेश जुदा हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ऑल द हिंदूज ऑफ बांग्लादेश इधर में रहेगा, इधर में रहेगा। उसको लिबर्टी है, उसको पावर है, राइट सब कुछ लेके जब से इंडिया मुस्लिम का रहेगा, इंडियन मुस्लिम का जिसका राइट है, मैं वो राइट का इधर चाहेगा। इंडिया मुस्लिम क्या राइट हो मैं जानता हूँ, आप जानता हो, तो मैं चाहता हूँ उसका राइट इधर इंप्लीमेंट हो जा रहा है हिंदू के पास। अदरवाइज लेकिन तपस, आपको यह बात समझनी होगी कि यहां पर 80% पॉपुलेशन हिंदू है हिंदुस्तान में, और कई बार यह बात कही जाती है कि इसलिए भारत का लोकतंत्र सक्सेसफुल है, कामयाब है। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं है, आप लोग माइनॉरिटी में हैं। तो जो बात रोहित जी कह रहे थे कि वहां पर क्या सेपरेशन होना चाहिए, आप लोग कह रहे नहीं होना चाहिए, विकल्प क्या है, उपाय क्या है? ना मैं नहीं सेपरेशन नहीं चाह रहा हूँ, सेपरेशन नहीं चाह रहा। फ्रॉम ईरान टू कंबोडिया वाज हिंदू स्टेट। सेपरेशन होने के बाद क्या होगा, हिंदू का संख्या, हिंदू का नंबर कमते रिड्यूस हो रहा है। नाउ वी आर इन इंडिया, नाउ हिंदूज वी आर इन इंडिया। सो it's my personal opinion, we don't want any separation, but we want to stay here as Muslim state in India. Who is right there? ठीक है, विजय जी को लेकर आइए जी, बोलिए आप पूरा कीजिए। No, who is right they are enjoying, the Muslims are, the minority of India are enjoying this right. I want here all the Hindus, 3 crores Hindus living here in Bangladesh, तो सब कुछ चाह रहा है और अलग एक पार्लियामेंट मेंबर हो जा रहे हैं। 60 और 50 पार्लियामेंट्रियन सीट वी वांट, वी डिमांडेड टू गवर्नमेंट। लेकिन तपस, एक बात आपको समझनी होगी, इसका जवाब मैं रोहित जी से लूंगा, रोहित जी आपको बेहतर समझा पाएंगे। जो राइट आपको 1971 से लेकर 2024 तक नहीं मिली, वो राइट अब आपको कैसे मिल जाएगी, कौन दिलवा देगा, ये भी तो समझने वाली बात है ना।